आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी एक्टिविटी। सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज हार्मोन के जरिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बेसिकली ये हमने बताना है। सबसे पहले याद रखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का हो या फीमेल का, दोनों जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो एक्टिव नहीं होता। प्यूबर्टी या ब्लोहत के बाद एक्टिव हो जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताहयात एक्टिव होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनोपॉज तक एक्टिव रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक है मेनार्की। मेनार्की मीन्स बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस साइकिल। ये कब हुआ है? प्यूबर्टी पर, ब्लोहत के बाद ये मेनार्की शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा जो लास्ट है वो मेनोपॉज कहलाता है। मेनोपॉज का मतलब है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल या एक्टिव हो गया था वो अब हो गया है नॉन फंक्शनल। तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बड़ा फर्क है। मैं दोबारा बता दूं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्यूबर्टी पर एक्टिव हुआ था, ताहयात एक्टिव रहेगा। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनार्क के वक्त एक्टिव हुआ था, मेनोपॉज के बाद जाके ये काम करना छोड़ दिया। और इसको 50 इयर्स एवरेज कहा जाता है। 50 साल तक, 50 साल के बाद ये अमूमन इनएक्टिव हो जाता है। ये टाइम आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं, असल डिस्कशन हमारा ये है। इसके लिए सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नजर और डालें। ये यूटेरस था, सर्विक्स था और ये फैलोपियन ट्यूब्स के आखिर में ये इसके प्रोजेक्शंस थे, फिम्ब्राई या ऐसे कोई नाम देते हैं। ये ओवरीज थी दो, और ये लिगामेंट्स के जरिए आगे हड्डी से जुड़ी हुई। यूटेरस की इनर मोस्ट लाइनिंग को हमने क्या नाम दिया था? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम परमानेंट नहीं है, ये मंथली बेसिस पर बनती और डिजनरेट होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के मुकाबले में एक और चीज हुई। वो क्या चीज है? मंथली बेसिस पर इस एंडोमेट्रियम का डिजनरेट होना और दोबारा बनना है, रीजनरेट होना। तो ये साइक्लिक एक्टिविटी है इसकी। इसी साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसिस भी कहते हैं इसको। ये हर महीने में रिपीट होता है। महीने से मुराद 28 डेज है। और इस एक्टिव, डीएक्टिव और रीएक्टिव होने के सारे अमल को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला कहलाता है डीजनरेटिव फेज, और ये फेज डे 1 से 6 तक जारी रहता है, 1 से 6 दिन तक। तो ये इसका मतलब 5 दिन का ये मसला है। दूसरा फेज प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है। प्रोलिफरेटिव फेज ये डे 7 से लेकर 14 तक जारी रहता है। डे 7 से 14 तक। आखिरी है सिक्रीशन या सिक्रीटरी फेज। ये डे 15 से लेकर 28 डे तक ये जारी रहता है। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ है? प्यूबर्टी आ गई, स्टिमुलस हो ना हो, आगे हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये कहाँ आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर आएगा।
और उसके नतीजे में ये गोनेडल हार्मोन्स रिलीज करेगा। गोनेडल हार्मोन्स में फीमेल के अंदर जो सबसे पहले हार्मोन निकलेगा वो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, हमने यहाँ पर इस पूरे साइकिल को 3 चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़ना है। एक हार्मोनल सिक्रीशन, दूसरा एक्टिविटी इन ओवरी, तीसरा एक्टिविटी इन यूटेरस। यूटेरस की भी एंडोमेट्रियम है। तो सबसे पहले क्या होगा, डे 1 से 6 तक की बात करें। डे 1 में FSH की सिक्रीशन बहुत कम हो जाएगी, 0 के बराबर। जब ये कम होगी तो इधर इसने तो एक्टिवेट इसको करना था ना, ओवरी को। ओवरी के ऊपर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और ओवरी की इनएक्टिविटी की वजह से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट एस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम हो जाएगा, तो ये जो एंडोमेट्रियम थी ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। डिजेनरेशन बहुत स्लो है, और इसके छिलने से इसके अंदर तो खून की नालियां बहुत ज्यादा थी, एंडोमेट्रियम में हाईली वेस्कुलराइज्ड थी। जब ये कटना शुरू हो जाएगी तो खून की नालियां भी कटेंगी, इसलिए ब्लीडिंग होगी। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी डिस्चार्ज्ड थ्रू वजाइना टू आउटसाइड। ये कब तक रहेगा? 6 डे तक जाएगा, और 6 डे तक ये छिलते छिलते एंडोमेट्रियम बहुत बारीक रह जाएगी, बहुत मामूली लकीर सी बचेगी। बाकी जो इजाफी ग्रोथ हुई थी वो सब छिल के बाहर निकल चुकी है। फिर क्या होगा, जब ये तकरीबन खत्म हो चुकी होगी एंडोमेट्रियम, तो अब प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले FSH की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। FSH की सिक्रीशन बढ़ेगी तो इधर ओवरी के अंदर क्या होगा, फॉलिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। फिर हमें मालूम है ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगी, और एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, जो नहीं अभी इधर जो डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल थिकनेस इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये कब तक होगा, 14वें दिन तक। 14वें दिन तक ये अपनी तकरीबन फुल थिकनेस तक पहुंच चुकी होगी, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी। अलबत्ता यहाँ क्या होगा, इस FSH की वजह से जो फॉलिकल फॉर्मेशन का आगाज हुआ था, इस फॉलिकल के अंदर मियोसिस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मियोसिस 1, मियोसिस 2, और ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी, शुरू में इसका नाम था प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर जब हो जाएगी तो इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बढ़ चुकी होगी तो फिर क्या होगा, FSH की कंसंट्रेशन इस वक्त पीक पे होगी, और ये पहुंच जाएगी दिमाग तक। जब दिमाग तक इसका एक खास लेवल पहुंचेगा तो वो हाइपोथैलेमस को हुक्म देगा, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी को, ये, और इस पिट्यूटरी के उकसाने पर अब अगला हार्मोन क्या रिलीज होगा, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के 2 काम हैं। पहला काम, जब ये ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर उसमें से ओव्यूल तो नहीं कहेंगे, एग या ओवम, वो जम करके किधर चला जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मैक्सिमम 5 मिनट तक जारी रहता है, यानी 5 मिनट के अंदर ये फटेगा, एक तरह से जिस तरह गोली निकलती है स्पीड के साथ जाके उधर पहुंच गया। तो LH का पहला काम ये था ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इसने कराया, और ओव्यूलेशन के बाद अगला काम इसका क्या है, ये जो बाकी फॉलिकल बची है ना, इसको ये कॉर्पस लूटियम में तब्दील करेगा, कॉर्पस लूटियम। और हम ये कह सकते हैं जब तक इसके अंदर एग था तो ये मैच्योर फॉलिकल था। एग निकलने के बाद जो खाली थैली बची है वो कॉर्पस लूटियम है।
अब ये कार्पस लूटियम अगला हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? सबसे पहले इट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ एफएसएच। एफएसएच की सिक्रीशन को रोकेगा। एफएसएच की सिक्रीशन रोकेगा तो एस्ट्रोजन खुद रुक जाएगा और एलएच भी सप्रेस हो जाएगा। इधर ओवरी के ऊपर तो इसका ये असर हुआ। दूसरा, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? यूटेरस की एंडोमेट्रियम को और थोड़ा सा थिक कराएगा। उसकी थिकनेस बढ़ गई मजीद और वेस्कुलराइजेशन हुई। खून की नालियां बेतहाशा उसके अंदर ग्रो करने लगी और ये बहुत नरम वेलवेटी हो गया है। एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट, थिक एंड वेस्कुलराइज्ड हो गया। अच्छा, इस दौरान अगर यहाँ स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं तो वो स्पर्म इधर आके फर्टिलाइजेशन की कोशिश करेंगे। यहाँ 2-4 जुमले और सुनने, वो ये है कि इस यूटेरस के अंदर इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। म्यूकस पहले सर्विक्स के करीब बहुत गाढ़ी होती है, लेकिन जब ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो ये म्यूकस थोड़ी सी थिन हो जाती है, पतली हो जाएगी। पतली क्यों? इसलिए कि जो स्पर्म आएंगे उनको यहाँ ऊपर ट्रेवल करने में मुश्किल ना हो। जब ये गाढ़ी थी तो स्पर्म यहाँ अटक सकते थे। अब पतली होने के बाद उसके लिए कोई रुकावट बरहार नहीं बनी। तो अच्छा, ये हो चुका। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होगा? ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती रहेगी। फिर ये जाइगोट यहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए नीचे पुश किया जाएगा। तकरीबन अगले 15 दिन या 28 दिन तक ये यहाँ पहुँच के अटैच हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा? एक दफा फिर, अच्छा एक चीज और, अगर ये इम्प्लांट हो जाता है तो यहां से एक और हार्मोन सिग्नल की शक्ल में किधर तक आता है? कार्पस लूटियम तक। इसके रिस्पांस में कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को मजीद जारी रखेगी। अगर यहां से सिग्नल नहीं आया तो कार्पस लूटियम विल स्टॉप सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन ना होने की वजह से ये एक दफा फिर डिजेनरेशन का शिकार हो जाएगी और जो डिजेनरेटिव फेज था वो शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, इन सब का लेवल तो बहुत जीरो के करीब जा चुका है। लिहाजा इसकी डेवलपमेंट, इसको टोटली प्रोजेस्टेरोन ने संभाला हुआ था, अब वो रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ भी कोई इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, लिहाजा ये फिर डिजेनरेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, बुक में देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें इस तरह दिखाई गई हैं। मसलन यूटेरस की इनर साइड को यूं दिखाया गया है। ये थिक है लेकिन डिजेनरेट होते होते 1 से लेकर 6 डे तक ये इधर पहुंची है। 7 डे से लेकर 14 तक ये ऊपर जा रही है, बल्कि 20-25 तक ये हाई रहेगी। अगर 28वें दिन के बाद मजीद हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो ये डिजेनरेट होकर पहले वाले इस लेवल पर आ जाएगी। ये एक और मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। एक तो यूटेरस की थिकनेस का मसला है, दूसरा एक और ग्राफ दिखाया जाएगा जिसमें हार्मोनल कंसंट्रेशन दिखाई गई है। हार्मोनल कंसंट्रेशन ऐसे है, मसलन शुरू में देखें तो एफएसएच बहुत कम है, एलएच भी कम है। कुछ अरसे के बाद ये जो 14th डे है, यहां से लेकर 20-25 तक एलएच बहुत ज्यादा होगा। उस वक्त फिर क्या होगा? एफएसएच कम हो जाएगा। फिर प्रोजेस्टेरोन इस दौरान बढ़ेगा 14वें दिन से लेकर 25-26 तक। उसकी कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी। हाई होगी तो ये मेंटेन रहेगा। तो 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। असल रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर कौन है? हार्मोन। हार्मोन इधर ओवरी के अंदर फॉलिकल फॉर्मेशन एंड इट्स मैच्योरेशन उसको मेंटेन कर रहा है। और इनसे सिक्रीट होने वाला हार्मोन, फॉलिकल से पहले क्या सिक्रीट हो रहा था? एस्ट्रोजन। वो जाके उधर इसको डेवलप कर रहा था।
एस्ट्रॉयड बाद में डेवलप कर रहा था। फिर जब ये कार्पस लूटियम बना तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हुआ, इसने एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच सबको सप्रेस किया है और अब इसका इंचार्ज बन के इसकी डेवलपमेंट को ये मेंटेन करना है। लेकिन ये सिर्फ मैंने कहा 15 दिन तक कर सकता है। 15 दिन तक यहाँ इम्प्लांटेशन हो गई तो ये सिग्नल भेजेगा, फिर मजीद 1 महीने तक प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहेगा, यहाँ से उसको मेंटेन रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 15 दिन के बाद ये खुद बहुत खत्म हो जाएगा। खत्म होने से क्या होगा, ये डिजेनरेशन फिर शुरू हो जाएगा। एक आखिरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मजीद 1 महीना जो इसने सीक्रेट किया उससे आगे क्या होगा, तो 1 महीना तक ये एम्ब्रियो इतना बड़ा हो चुका होगा। अभी 1.5 महीने हो गए असल में, 15 दिन तो यहाँ तक आने लगे थे ना, आगे यहाँ 1 महीना मजीद हो गया है तो 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने में इसकी प्लेसेंटा बनने का आगाज हो चुका होगा। जब प्लेसेंटा बनती है तो अब वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना शुरू करती है। तो क्योंकि अब प्रोजेस्टेरोन यहीं से सीक्रेट हो रहा है इसलिए कार्पस लूटियम 1.5 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। ये था ह्यूमन के फीमेल का जो हार्मोनल कंट्रोल है। अब आप डायग्राम को सामने रख के चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो